नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। बैंकिंग की सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम इनइक्वालिटी या फिर असमानता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में ही आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि किसी किसी स्लॉट में अगर इनइक्वालिटी को पूछ ली गई तो किसी स्लॉट में आपको चाइनीज कोडिंग मिल गई, किसी स्लॉट में आपको सिलॉग्स मिल गए और कई ऐसे भी आपको स्लॉट्स मिलेंगे जहां पर मल्टीपल टॉपिक से आपको 5-5 क्वेश्चन सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा गेम होगा स्पीड का और अप्रोच का, कि किस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उससे कितनी बेहतर आप स्पीड बना पा रहे हैं, यानी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे बना पा रहे हैं। तो रीजनिंग की सीरीज में आपको एक और बात यहाँ पर मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर वीक में 2 लेक्चर मिल रहे हैं तो एक लेक्चर यानी कि 50% जो आपके लेक्चर्स होंगे वो बेस्ड होंगे आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर। लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट सेशन जरूर देखें, जहां पर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जहां पर आपको लैंग्वेज से संबंधित कंफ्यूजन हो सकते थे, उस पर आधारित अलग अलग की पॉइंट्स पर चर्चा की हुई है। आज के सेशन में जानेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, हिंदी में हम इसे असमानता के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं इनइक्वालिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन। तो जैसा कि नाम से ही यहां पर आप देख पा रहे हैं असमानता, क्लियर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने से ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, ट्रिक की भी बात करूंगा, अप्रोच की भी बात करूंगा, बेहतरीन अप्रोच दूंगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, आप क्या कर सकते हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनइक्वालिटी का मतलब, इनइक्वालिटी का तात्पर्य क्या होता है। तो इनइक्वालिटी का मतलब मैंने कहा असमानता। अब असमानता आपको कैसे पता चलेगी, तो यहां पर जो बेसिक है वो क्या है, कंपैरिजन। बेसिक क्या है, इनइक्वालिटी का कंपैरिजन, यानी कि जब आप कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं या इनइक्वल है, क्लियर। अब इसी प्रकार से जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। यहां पर अगर मैंने कहा ये हो गए ए और ये हो गए बी, अब ये 2 व्यक्ति हो गए। अब इन 2 व्यक्तियों के बीच जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन बहुत सारी चीजों का हो सकता है, इनके वेट का हो सकता है, इनकी हाइट का हो सकता है, इनकी एज का हो सकता है। लेकिन हम कंपैरिजन किसी भी चीज का करें, आउटकम हमारे पास कितने होंगे, आउटकम हमारे पास मैक्स टू मैक्स 3 ही हो सकते हैं। अब आप कहोगे मैंने तो और सारे पढ़े हैं, बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा जब हम इनके बीच कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स 3 ही हो सकते हैं। सपोज ना तो आप ए को जानते हो, ना तो आप बी को जानते हो। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, इनकी एज का। अगर मैं आपसे कहूं ए क्या है, बी से बड़ा है, अगर मैं आपसे कहूं ए क्या है, बी से बड़ा है, तो आप कहोगे हो सकता है। मैं अगर आपसे कहूं बी, ए बी से छोटा है, तो आप कहोगे हो सकता है। मैं अगर आपसे कहूं कि ए बी के बराबर है, तो आप कहोगे ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या कोई चौथी संभावना हो सकती है इनके बीच, इस बात का आप लोग मुझे उत्तर देंगे। तो आप पाएंगे कि यहां पर चौथी कोई भी संभावना नहीं हो सकती। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो एडिशनल साइंस भी पढ़ रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के साइन होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। नॉट इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है, ठीक है। जैसे मल्टीपल साइन आपने देखे हैं, लेकिन इन साइन का मतलब आपको पहले समझ लेना है, जान लेना है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कोई भी मन में दुविधा या शंका ना रह जाए, इस तरीके से पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो इसके लिए आपके पास डाउट कम्युनिटी है। अब इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और, जिसको हिंदी में बोलते हैं या। तो या तो क्या होगा, ए बड़ा होगा या बराबर होगा। तो या का मतलब अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी एज आपके बराबर भी हो और आप उससे बड़े भी हो? एक ही चीज का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों आउटकम एक साथ नहीं आ सकते। और इस साइन का एक्चुअल मतलब ही होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल। बात समझ में आई? तो अभी बिल्कुल हम बेसिक की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे।
तो इनइक्वालिटी में मैंने कहा क्या कि हम कंपेयर करेंगे बिटवीन एलिमेंट्स, और जब हम एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 3 आउटकम्स हो सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फिलर्स वाले भी। तो डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के केस में ये बात आपको जान लेना है कि डेफिनेट हमारे पास 3 ही साइन होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन को हम बना पाए, बेहतर तरीके से बना पाए, आसानी से बना पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेहतरीन अप्रोच फॉलो करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अब कंपैरिजन की जब मैं बात कर ही रहा था, जैसे यहां पर मेरे पास अभी 2 अलग अलग ब्रांड्स की बॉटल दिखाई दे रही है, ठीक, एक बिलासा है और एक एक्वाफिना है। तो यहां पर जब हम इनके बीच कंपैरिजन करेंगे तो इनकी लंबाई का कंपैरिजन हो सकता है, इनकी चौड़ाई का कंपैरिजन हो सकता है, इनके बीच वेट का कंपैरिजन हो सकता है, क्वालिटी का कंपैरिजन हो सकता है। किसी भी चीज का कंपैरिजन आप करोगे, अगर क्वालिटी का कंपैरिजन करोगे तो या तो ये बेहतर होगा या तो क्या होगा, इससे इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेहतर होगा, इसके कंपैरिजन में ये कम बेहतर हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। उसी तरीके से क्वांटिटी का कर सकते हैं आप, हाइट का कर सकते हैं, वेट का कर सकते हैं, प्राइस का भी कर सकते हैं। प्राइस का कंपैरिजन करोगे या तो ये महंगा होगा ये सस्ता होगा, या तो ये सस्ता होगा ये महंगा होगा, या तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो इस तरीके से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास 3 आउटकम्स आते हैं। अब जब हाथ में पानी की बोतल आ ही गई है तो थोड़ा सा पानी पी ही लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा कि सर स्क्रीन पे हमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, इसको मान लेना है आपको ये घर है। और ध्यान देना, इनइक्वालिटी हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, जो भी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स हो, हर एक टॉपिक को हमें डीपली कवर अप करना है, जिससे मेंस में जब हम क्वेश्चंस का लेवल को अप करें तो आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुख्ता और क्लियर होना चाहिए। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे घर। क्या कहोगे, घर, ना कि स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, एक घर है। घर कैसा, बिना खिड़की का, बिना दरवाजे का। ठीक, बिना खिड़की बिना दरवाजे का घर देखा है क्या, लेकिन ये आपको देखने को मिल रहा है। अब घर है तो घर में सदस्य भी होंगे, घर में क्या होंगे, सदस्य भी होंगे। तो सदस्यों में मिलते हैं घर के पहले सदस्य से। ये कौन है घर का पहला सदस्य, जिसको हम जानते हैं बड़े भैया के नाम से। किसके नाम जानते हैं, बड़े भैया के नाम से। अब घर में और कौन है, तो घर में एक रहते हैं सदस्य, ये हो गए छोटे भैया, और ये हो गया घर का एक और मेंबर जिसे हम नौकर के नाम से फिलहाल जानते हैं। अब बड़े भैया, छोटे भैया और नौकर, घर में 3 सदस्य हैं। बड़े भैया का क्या हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। बड़े भैया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब बड़े भैया भी आगे कहाँ, जंगल की रेस में, जहां आप भी ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा जागता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें भी तो नौकरी करने की जरूरत है, तो हम भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर आप निकल पड़ते हो जंगल की रेस में तैयारी करने के लिए, जैसे आप भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो वैसे ही बड़े भैया का भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो बड़े भैया भी आ गए इसी रेस में, इसी कंपटीशन में, और इन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी किसकी, बैंकिंग के एग्जाम। अब बैंकिंग की तैयारी करना जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने एक संस्थान ज्वाइन किया, और वो संस्थान कौन सा था, तो संस्थान था आपका कंपटीशन कम्युनिटी। बड़े भैया ने कंपटीशन कम्युनिटी ज्वाइन किया, बड़े भैया ने मेहनत करी, बड़े भैया ने मॉक्स लगाए। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मॉक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। बड़े भैया ने रेगुलर बेसिस पर मॉक्स लगाए, बड़े भैया ने रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए, इन केस ऑफ एनी डाउट अपने डाउट्स क्लियर करे, मेहनत करते गए, प्रॉपर गाइडेंस में मेहनत करते गए, बेहतरीन अप्रोच को फॉलो करते गए, स्पीड बूस्ट अप पर काम किया, और बेहतरीन सी तैयारी के बाद बड़े भैया का सिलेक्शन हो जाता है बैंक पीओ। कहाँ सिलेक्शन हो जाता है, बैंक पीओ में। अब बताओ जब बड़े भैया बैंक पीओ बन गए तो इनका सिलेक्शन कितनी जगह होगा, तो ये सिर्फ बैंक पीओ नहीं बनेंगे, सिर्फ सिलेक्शन बैंक पीओ में नहीं होगा। एक बार आप सरकारी नौकरी लेके तो देखिए, आपका सिलेक्शन एक ही जगह नहीं होगा, आपका 2-2 जगह सिलेक्शन। जितने इंतजार में बैठे हुए हो ना, आपका इंतजार वहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी कि बड़े भैया का भी क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। और कितनी जगहों पर सिलेक्शन हुआ, 2 जगहों पर सिलेक्शन। एक तो बन गए बैंक पीओ, दूसरा इनका क्या हो गया,
ब्याह तय हो गया, शादी तय हो गई, यानी कि अब कौन आएगी? अब घर में आएगी बड़ी भाभी। ठीक है, अब घर में कौन आएगी? बड़ी भाभी। तो बड़े भैया का सिलेक्शन हो गया, पीओ बन गए। कितनी जगह सिलेक्शन हुआ? दो दो जगह सिलेक्शन हुआ। तो घर में कौन आ गई? बड़ी भाभी आ गई। क्लियर? अब क्या होगा? अब बड़े भैया ने क्या कहा कि छोटे, मैंने तो कंपटीशन कम्युनिटी ज्वाइन किया था, मेरे को चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब, मेरे गवर्नमेंट जॉब का सपना तो पूरा हो गया, ठीक, और मेरा सिलेक्शन तो दो दो जगह हो गया। अब तुझे भी अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तेरा भी अगर सपना बैंकर बनने का है, तो तू भी क्या कर, कंपटीशन कम्युनिटी को ज्वाइन कर। बड़े भैया ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए छोटे भैया के साथ, छोटे भैया को बताया कि किस तरीके से मैंने रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस की, मेहनत की, मॉक्स दिए, डाउट्स क्लियर किए, और बड़े भैया के गाइडेंस में ये भी चल पड़े कहाँ, कंपटीशन कम्युनिटी में बैंकर बनने की राह पर। अब क्या होगा? अब छोटे भैया भी आ गए कंपटीशन कम्युनिटी में बैंकिंग की तैयारी करने, बैंकर बनने के लिए, और इन्होंने भी क्या करी, मेहनत करी, लेकिन बड़े भैया की तुलना में थोड़ा कम मेहनत करी। ठीक, मेहनत करी लेकिन उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम मेहनत करी। लेकिन पहली ही बार में क्या हुआ, पहली ही बार में इन्होंने पीओ तो नहीं लेकिन क्लर्क का एग्जाम जरूर क्रैक कर लिया। अब क्या हुआ, ये बन गए बैंक क्लर्क, वो भी पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्या किया, क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर लिया, हालांकि पीओ इनका क्लियर नहीं हो पाया, आगे उसके लिए तैयारी करेंगे। अब इनका सिलेक्शन हो गया कहाँ, बैंक क्लर्क में। तो बताओ सिलेक्शन कितनी जगह हुआ? तो आप कहोगे सर क्लर्क हो या पीओ हो, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट ही होती है, यानी कि छोटे भैया का भी इंतजार अभी खत्म होगा। अब घर में कौन आ जाएगी? छोटी भाभी। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक, छोटे भैया भी बन गए हैं अभी बैंकर, इनका भी हो गया है ब्याह। अब घर में आ गई हैं दो दो भाभियां। अब जब दो दो भाभियां आ गई हैं तो घर की सुख शांति में भरपूर वृद्धि होगी, और वही हुआ जिसका डर था, इनका घर भी क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। इनका घर भी दो भागों में विभाजित हो गया। अब बड़े भैया अगर चाहें कि हम छोटे भैया से बात कर ले, बतिया ले, तो ये जो बड़ी भाभी है ये क्या करेगी, इनको घर से धक्के मार के निकाल देगी, क्योंकि अब उसका एक छत्र राज चलेगा घर पे। ठीक है, अब बड़े भैया की चलने वलने वाली नहीं है, यानी कि बड़े भैया छोटे भैया से बात नहीं कर सकते। छोटे भैया चाहे कि हम बड़ी भाभी से बात कर लें तो ये इनको जीने नहीं देगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि और ये दोनों चाहे कि आपस में हम बात कर लें, झगड़े की तो वजह यही है। ठीक है, इन दोनों की आपस में तो बात होनी नहीं है, यानी कि अब क्या होगा, जब घर में बंटवारा हो गया तो अपोजिट फैमिली कहीं भी एक साथ नहीं आ सकती, और अगर अपोजिट फैमिली एक साथ आई तो बवाल होना तय है, यानी कि अपोजिट फैमिली एक साथ नहीं आ सकती। अब समझिए कि अगर हमने कहा कोई व्यक्ति बड़े भैया के घर में गया तो प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आप कहोगे प्रायोरिटी होगी बड़े भैया की। इसी बात को आपको समझते चलना, बड़े भैया के घर, और हर एक बात का वैलिड लॉजिक, वैलिड रीजन दूंगा, लेकिन पहले बेहतरीन अप्रोच तो जान लीजिए। ठीक है, आराम से। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति अगर बड़े भैया के घर में गया तो प्रायोरिटी किसकी होगी, बड़े भैया की। उसके बाद अगर बड़े भैया घर पे नहीं है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, बड़ी भाभी की। और बड़ी भाभी भी घर पे नहीं है तो प्रायोरिटी किसकी, नौकर की, यानी कि नौकर से मिलेगा आदमी चलाएगा। इन द सेम वे अगर कोई व्यक्ति छोटे भैया के घर में जाता है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, छोटे भैया की। अगर छोटे भैया घर पे नहीं है तो छोटी भाभी की, और अगर दोनों घर पे नहीं है तो नौकर से मिलेगा और चलाएगा। तो ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर एक बात आपने क्या सीखी कि बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर अगर अपोजिट फैमिली तो एक साथ दिखनी ही नहीं चाहिए, दिखनी ही नहीं चाहिए, दिखा तो बवाल होना था। वो बवाल का मतलब क्या है वो आगे हम समझेंगे। अब आते हैं कहाँ, अब आते हैं प्रश्न पर कि प्रश्न आपको कैसे देखने को मिलते हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बता दिया, अपोजिट फैमिली एक साथ आनी नहीं है। तो बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलते हैं। तो आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, ये फिर से मैंने बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर, छोटे भैया, छोटी भाभी बना दिया ताकि आप इनसे थोड़ा बेहतर तरीके से फैमिलियर हो जाएं, जान पहचान आपकी बेहतर तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि कथन, और फिर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे कुछ कंक्लूजन। कंक्लूजन इतने सारे नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, लेकिन जान लो कि इसके बाद आपको दिए जाएंगे कंक्लूजन।
फिर आपको दिए जाएंगे विकल्प चुनने के लिए कि दिए गए कंक्लूजन में से कौन सा वाला कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा वाला फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं ये जो हमने कहानी पढ़ी, ये जो हमने जाना है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले बताओ स्टेटमेंट देखना है कि कंक्लूजन देखना है। तो जितने भी बच्चे कह रहे हैं स्टेटमेंट देखना है, वो सारे के सारे क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पहले देखना होता है कंक्लूजन। पहले क्या देखेंगे, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन 1 हमने देखा, और कंक्लूजन 1 में हमें कौन दिखाई दे रहा है, ए और सी। कंक्लूजन 1 में हमें दिखाई दे रहा है ए और सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ए और सी यहां मिल गए, अब सीधे कहां मूव कर जाओ, सीधे मूव कर जाओ स्टेटमेंट में और ढूंढो ए कहां है, सी कहां है। तो आप कहोगे सर ये रहा ए, ये रहा सी। फिर मैंने कहा अब बताओ ए और सी के बीच में कौन कौन है, तो आप कहोगे बी। मैंने कहा बी की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परिवार के मेंबर्स की, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जाना है। अच्छा, यानी कि बी की बात नहीं की जा रही। ठीक, समझ में आया। चलो, अब अगर मैं कहूं आपने देखा कंक्लूजन में ए और सी को, यानी कि ए और सी के बीच में आपको निकालना है रिलेशन, तो आप स्टेटमेंट में ढूंढेंगे ए और सी कहां है। ये दिखाई दे रहा है ए, ये दिखाई दे रहा है सी। इनके बीच में अगर मैं पूछूं कौन है, तो आप कहोगे ये हो गई बड़ी भाभी और ये हो गया नौकर। तो बड़ी भाभी और नौकर में बताओ प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आप कहोगे प्रायोरिटी बड़ी भाभी की होगी। तो क्या आपको कंक्लूजन में बड़ी भाभी दिखाई दे रही है? अगर बड़ी भाभी दिखाई दे रही तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। आते हैं अगले वाले प्रश्न पे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए और डी, दिखाई कौन दे रहा है, ए और डी। मैंने कहा स्टेटमेंट में जाओ ढूंढो ए कहां है, डी कहां है। तो आप कहोगे ये रहा ए, ये रहा डी। अब मैंने कहा ए और डी के बीच में कौन कौन है, तो यहां पर दिखाई दे रही बड़ी भाभी, नौकर और बड़े भैया। अब बताओ प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आप कहोगे प्रायोरिटी होगी बड़े भैया की। क्या कंक्लूजन में बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला कंक्लूजन आपको देखने को मिल रहा है बी और ई, बी और ई। तो आप ढूंढेंगे स्टेटमेंट में बी कहां है, ई कहां है। तो ये रहा बी, ये रहा ई। ठीक, अब बी और ई के बीच में आप देखोगे तो नौकर, बड़े भैया, बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसकी, बड़े भैया की। क्या बड़े भैया कंक्लूजन में है? अगर कंक्लूजन में है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये कंक्लूजन भी सही है, फॉलो करता है। ठीक, आ गए चौथे कंक्लूजन पे, सी और एफ। तो सी और एफ के बीच में कौन कौन है, देखो तो ये रहा सी, ये रहा एफ। बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर। प्रायोरिटी किसकी, बड़े भैया की। बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं आगे, ई और जी। तो ये रहा आपका ई और ये रहा आपका जी। ई और जी के बीच में अगर मैं पूछूं कौन कौन है, तो आप कहोगे ये हो गया नौकर और ये हो गई छोटी भाभी। नौकर और छोटी भाभी में प्रायोरिटी किसकी, तो आप कहोगे प्रायोरिटी छोटी भाभी की। क्या कंक्लूजन में छोटी भाभी दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही, दिखाई दे रही, मतलब कंक्लूजन हो गया ट्रू। बताओ कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में, चुटकियों में बनेगा, लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं करना। आप सीख रहे हो, मैं आप सिखा रहा हूं, अभी बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है जानने को। ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं वो थोड़ा इस बात को समझेंगे जितना मैं बता रहा हूं, और मैं उस स्तर से लेकर के चल रहा हूं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ना शुरू करें, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्वेश्चन के स्तर को कहां तक लेकर के जाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये तो अभी बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉमा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे बिना रिलेट के डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। फिर आइदर और की भी हम चर्चा करेंगे, आइदर और के कॉन्सेप्ट को भी हम जानेंगे। ये बड़े भैया प्रायोरिटी पे क्यों है, छोटे भैया प्रायोरिटी पे क्यों, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फिलर्स वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स वाले क्वेश्चंस, और जो पूछे जाने की संभावना बनती है मेंस के एग्जाम में, रिवर्स इनइक्वालिटी की भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनइक्वालिटी पर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे होंगे डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग थे यहाँ पर पांचवें निष्कर्ष पर, बात करेंगे छठवें निष्कर्ष की। छठवें निष्कर्ष में यदि मैं पूछूं बताओ एफ और एच, तो एफ और एच के बीच में कौन कौन है, तो आप कहोगे ये हो गई छोटी भाभी और ये हो गए छोटे भैया। मैंने कहा बताओ प्रायोरिटी किसकी, तो आप कहोगे छोटी भाभी और छोटे भैया में तो प्रायोरिटी छोटे भैया की होगी। क्या कंक्लूजन में छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। बढ़ते हैं आगे, जी और आई। जी और आई के बीच में बताओ कौन कौन है,
तो आप कहोगे छोटे भैया छोटी भाभी, प्रायोरिटी किसकी होगी? छोटे भैया की होगी। क्या छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन की, एफ और आई की। एफ और आई के बीच में छोटी भाभी, छोटे भैया, छोटी भाभी, यानी प्रायोरिटी किसकी? छोटे भैया की। क्या यहाँ छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट वन, ई का रिलेशन निकालना है जी के साथ। ई और जी में अगर हम ध्यान दें तो बताओ क्या कहीं पर छोटे भैया ई और जी के बीच दिखाई दे रहे हैं? जब छोटे भैया है ही नहीं तो प्रायोरिटी कैसे छोटे भैया की हो जाएगी? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। डी और जी की जब हम बात करते हैं तो ये रहा डी और ये रहा जी। अब डी और जी के बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है? ऑपोजिट फैमिली। अपोजिट फैमिली मिल गई मतलब बवाल होना तय है, चुपचाप इसको मार दो। रॉन्ग, ये फॉलो करेगा नहीं, ये ट्रू होगा नहीं। फिर सी और एच की बात करें तो, सी और एच की बात करें तो यहां पर भी अपोजिट फैमिली, इसको भी आंख बंद करके मार दो, ये फॉलो करेगा नहीं। फिर ई और एच की बात करें तो ई और एच के बीच में देखो कौन कौन है? नौकर, छोटी भाभी, छोटे भैया, छोटी भाभी। प्रायोरिटी किसकी होगी? छोटे भैया की होगी। क्या छोटे भैया मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, तो इसको भी क्या करोगे? रॉन्ग मार के आगे बढ़ जाना है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई। अब आते हैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं और विकल्प आपको कैसे देखने को मिलते हैं। चलिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक, स्टेटमेंट का मतलब अगर फिर भी तसल्ली नहीं हो रही तो हम लिख दे रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ठीक, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्लियर? ये हो गया आपका कथन और ये हो गया आपका निष्कर्ष। बाकी ये आपको एज इट इज लिखा हुआ दिखाई देगा। इफ ओनली कंक्लूजन 1:2, यदि केवल आपका पहला वाला क्या है? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष सही है तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। इफ ओनली कंक्लूजन 2:2, यदि केवल आपका निष्कर्ष 2 सही है तो आप इस ऑप्शन के साथ में जाएंगे। या तो निष्कर्ष 1 आइदर के अलग से पढ़ेंगे, या निष्कर्ष 2 सही है तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे। और ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और अगर दोनों सही है तो आप ऑल फॉलो पर जाएंगे, या इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो करके आपको ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट की और कंक्लूजन की। तो पहले हमें देखना था कंक्लूजन। पहला वाला कंक्लूजन हमने देखा तो हमें दिखाई दे रहा है पी और यू। यहां पर हमने ढूंढा पी को, यहां पर हमने ढूंढा यू को। इनके बीच आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? नौकर, बड़े भैया, नौकर, बड़े भैया, नौकर। प्रायोरिटी किस, सॉरी, बड़ी भाभी और नौकर। तो नौकर और बड़ी भाभी आपको जब दिखाई दे रही है तो प्रायोरिटी किसकी होगी? बड़ी भाभी की होगी। और बड़ी भाभी आपको कंक्लूजन में भी मिल रही है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हमें पता है अगेन पी और यू के बारे में ही बात की जा रही है। और जब बड़ी भाभी और नौकर दिए गए हैं तो प्रायोरिटी किसकी होगी? बड़ी भाभी की होगी, ना कि नौकर की होगी। तो ये वाला हो जाएगा गलत। आंसर किसको मार्क करोगे? इफ ओनली कंक्लूजन 1 is ट्रू। ठीक है, इफ ओनली कंक्लूजन 1 is ट्रू। फिर से देख लीजिए करना क्या था आपको। हमें देखना था पी और यू को। तो ये मिल गया आपको पी, ये मिल गया आपको यू। पी और यू के बीच में कौन कौन है? नौकर है, बड़ी भाभी है, नौकर है, बड़ी भाभी है, नौकर है। प्रायोरिटी किसकी होगी? बड़ी भाभी की। बड़ी भाभी कंक्लूजन में दिखाई दे रही है, मतलब कंक्लूजन क्या है? सही है। दूसरे वाले में बताओ, प्रायोरिटी अगेन पी और यू के बारे में ही बात की जा रही है। और जब प्रायोरिटी ऑर्डर पे बड़ी भाभी है तो यहाँ पर नौकर प्रायोरिटी पे नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर की बात करें तो केवल एक सही है, यानी कि आंसर क्या मार्क करोगे? ओनली कंक्लूजन 1 is ट्रू। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात की जा रही ए और एफ की। ए ये रहा, एफ ये रहा। इनके बीच कौन दिखाई दे रहा है? बड़े भैया, बड़ी भाभी दिखाई दे रही। प्रायोरिटी किसकी होगी? बड़े भैया की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं। पी और ई की बात करी जा रही है, बड़ी भाभी, बड़े भैया, बड़ी भाभी। प्रायोरिटी किसकी? बड़े भैया की, यानी कि ये वाला भी सही है। आंसर क्या मार्क करेंगे? इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम में आसानी के साथ 1 मिनट के अंदर अंदर आसानी के साथ आप 5 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको प्रश्नों में कुछ और भी चेंजेस, कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा आगे हम करेंगे। नेक्स्ट वन, यहां पर अगर मैं बात करूं डॉलर की और परसेंटेज की।
ये रहा आपका डॉलर, ये रहा आपका परसेंटेज। इनके बीच बड़े भैया, बड़ी भाभी, बड़े भैया, बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी किसकी होगी? बड़े भैया की होगी। क्या बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब गलत। यहाँ पर अगर हम बात करें डॉलर और परसेंटेज की, इस क्वेश्चन पे मैं वापस भी लौटूंगा, ध्यान देना जब आइदर और की चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें डॉलर और परसेंट पेज के बीच में प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो छोटे भैया है ही नहीं, तो छोटे भैया कहाँ से प्रायोरिटी पे आ जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही है। यहां तक क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बात की जा रही पी और क्यू की। तो पी और क्यू यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया गया। पी और क्यू के रिलेशन की बात करें तो पी इज लेस देन क्यू, जबकि यहाँ पर आपको ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर बात करेंगे पी का रिलेशन वाई के साथ। अब समझिए, पी का रिलेशन वाई के साथ निकालना है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर जो मैं बताऊंगा, दिमाग आपका थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, बिल्कुल होगा, और ये होना लाजमी है। ये दर्शाता है कि आप सीख रहे हैं। और मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, और उसके बाद आसानी से आपका जो ट्विस्ट हुआ दिमाग है वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे अब हमें निकालना है पी का रिलेशन वाई के साथ, ठीक, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे दोनों में z कॉमन है। तो p का रिलेशन अगर हम z से निकालेंगे तो प्रायोरिटी किसकी होगी? तो आप कहोगे छोटे भैया की होगी। यहाँ पर हो जाएगा p z। अब z से जब हम निकालेंगे y का रिलेशन, तो z क्या है? लेस देन y है। बताओ z लेस देन y है कि नहीं है? तो आप कहोगे z लेस देन y है। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं? p का रिलेशन y के साथ निकाल सकते हैं, और प्रायोरिटी पे कौन आएगा? प्रायोरिटी पे आएंगे यहाँ पर छोटे भैया, और छोटे भैया यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा सही। लेकिन मैंने कहा 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना है, तो इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। अब इसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तो हो गया एक तरीका कि कैसे हम जोड़ करके बनाएं, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, तो आपका जो साइन का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या रहेगा? एज इट इज बना रहेगा। और जब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो ये साइन का जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी। मैंने कहा यहाँ पर ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल्स टू। अगर मैं कहूं बताओ ए और सी के बीच आपको कंक्लूजन निकालना है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर कहोगे ए इज लेस देन सी। ये कंक्लूजन क्या है? सही है। लेकिन यही मैं आपसे कहूं कि सी और ए के बीच में कंक्लूजन निकालो, तो सी और ए के लिए आप क्या कर रहे हो? आप आ रहे हो कैसे? राइट टू लेफ्ट। अब यहां पर प्रायोरिटी किसकी बन रही है? प्रायोरिटी तो बन रही है किसकी? छोटे भैया की। लेकिन मैंने क्या कहा? अपोजिट हो जाएगा। अगर यहां पर प्रायोरिटी पे मिले छोटे भैया, तो चेंज होके क्या बन जाएंगे? बड़े भैया। प्रायोरिटी पे मिली छोटी भाभी, तो चेंज होके बड़ी भाभी। अगर प्रायोरिटी पे मिली बड़ी भाभी, तो चेंज होकर के छोटी भाभी। प्रायोरिटी पे मिले बड़े भैया, तो चेंज होकर के छोटे भैया। जबकि नौकर आपका एज इट इज बना रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब इस बात को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे। हमने कहा पी का रिलेशन हमें वाई के साथ निकालना है, तो पहले हम गए पी से जेड तक। पी से जेड तक गए तो कौन मिले? छोटे भैया। लेकिन ध्यान दो कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, छोटे भैया मिल रहे, तो छोटे भैया ही रहेंगे प्रायोरिटी पे, कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं होगा। अब हमें जाना है कहां? जेड से वाई। अब जेड से वाई जा रहे हैं, तो बताओ कैसे जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। मिल कौन रहा है? बड़े भैया। तो मैंने क्या कहा? चेंज होके क्या बन जाएगा? छोटे भैया। यानी कि जब P से Z पे गए तो भी छोटे भैया मिले, और जब Z से Y पे आए तो भी छोटे भैया। तो जब 2 बार छोटे भैया मिले तो प्रायोरिटी किसकी होगी? छोटे भैया की ही ना होगी। और यहाँ पर आपको छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये कंक्लूजन हो जाएगा सही। आंसर क्या बनेगा? ओनली कंक्लूजन 2 is 2। अब इसको आगे कुछ और क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके देखते हैं, जिससे ये तरीका आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहां पर हमें निकालना है P का रिलेशन R के साथ। तो सबसे पहले तो देखेंगे P को, तो ये रहा P और ये रहा R। अब हम P से R तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो P का रिलेशन X के साथ निकाल सकते हैं। तो P का रिलेशन जब X के साथ निकाल रहे हैं, तो हम कैसे आ रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? राइट टू लेफ्ट में चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है।
मिल रहे हैं बड़े भैया तो चेंज होके क्या बन जाएगा, छोटे भैया। अब जब आप क्वेश्चन बना चुके होते तो जैसे ही यहाँ छोटे भैया मिले, तो छोटे भैया मिल गए तो कभी बड़े भैया प्रायोरिटी पे हो ही नहीं सकते। या तो अपोजिट फैमिली हुई तो बवाल होना तय, या तो फिर यहाँ पर आपको छोटे भैया वाली फैमिली के मेंबर दिखाई देने चाहिए थे। ठीक है, तो यहीं से इसको आप कैंसिल कर लिए। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं पी और एक्स के पी और आर के रिलेशन की, तो जान लीजिए कि रिलेशन बनेगा किस तरीके से। तो पी से एक्स पे आए तो मिले बड़े भैया, चेंज होके क्या बन जाएगा, छोटे भैया। फिर एक्स से जाएंगे कहाँ, आर पर। एक्स से आर पर जा रहे हैं कैसे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर एज इट इज बना रहेगा। तो एक बार प्रायोरिटी पे मिले आपको कौन, छोटे भैया, और एक बार प्रायोरिटी पे मिले कौन, बड़े भैया, यानी कि बवाल होना तय है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, आर का रिलेशन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। आर का रिलेशन निकालना है ए के साथ, तो आप ढूंढिए आर को और आप ढूंढिए ए को। ये रहा आर, आर का रिलेशन एम के साथ और फिर एम का रिलेशन ए के साथ। दोनों बार लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं और यहाँ पर वैसे भी नौकर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब आप आर का रिलेशन निकालोगे ए के साथ, तो जो एम का रिलेशन ए के साथ है वही आर का रिलेशन भी ए के साथ होगा। प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, छोटे भैया की हो जाएगी, यानी कि आर इज लेस देन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन 2:2। लेकिन मैंने क्या कहा था, शुरू में ही कहा था 3 से 4 क्वेश्चन तक आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। ठीक है, पेशेंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ई का रिलेशन निकालना है आई के साथ। अब कॉमन क्या है, ई से हम पहुंच जाए कहां तक, सी तक, और सी से पहुंच जाए हम आई तक। तो देखिए एक बार तो हम आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट और एक बार जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट में मैंने क्या बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो इनके बीच में कौन दिखाई दे रहा है, छोटे भैया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बड़े भैया। फिर सी से आई तक गए तो यहाँ पर बड़े भैया ऑलरेडी मिल रहे हैं, यानी कि बड़े भैया मिले तो प्रायोरिटी पे कौन होगा, बड़े भैया ही होंगे। यहाँ पर बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है ए और जी के बीच। तो ए का रिलेशन निकाल लेंगे सी के साथ और सी का रिलेशन निकाल लेंगे सी के साथ। ए से सी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर पे जो होगा वही रहेगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे कौन, बड़ी भाभी। अब जब सी से, सॉरी छोटी भाभी, जब हम सी से जी पर आ रहे हैं, जब हम सी से जी पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब हम सी से जी पर आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। यहाँ पर छोटे भैया दिखाई दे रहे हैं, सॉरी बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, तो चेंज होके क्या बन जाएगा, छोटे भैया बन जाएगा। चेंज होके क्या बन जाएगा, छोटे भैया। अब बताओ छोटी भाभी और छोटे भैया में प्रायोरिटी किसकी, छोटे भैया की। यहां पर दिया है तो ये भी कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ये भी कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। फिर बात करेंगे डी का रिलेशन एच के साथ निकालना है। तो डी से एच तक जाने के लिए पहले कहां जाएंगे, डी से सी पर जाएंगे। डी से सी पर कैसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। प्रायोरिटी पे कौन है, छोटे भैया। चेंज होके क्या बन जाएगा, बड़े भैया। और सी से एच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बड़े भैया। तो यहाँ भी बड़े भैया, यहाँ भी बड़े भैया और यहाँ भी बड़े भैया दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रायोरिटी बड़े भैया की होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फटाफट से फिर से आपको सॉल्व करा रहा हूं। फटाफट से देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, सिर्फ देखना है। ई से जाना है आई तक, तो ई ढूंढेंगे, ई मिल गया। और आई का रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया है तो कॉमन क्या है, सी। तो ई से जाएंगे सी, ई से जाएंगे सी, तो छोटे भैया का क्या बनेगा, चेंज होके बड़े भैया। फिर सी से जाएंगे आई, तो सी से आई गए तो बड़े भैया ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 बार बड़े भैया मिले तो प्रायोरिटी किसकी, बड़े भैया की होगी। तो यहाँ पर बड़े भैया है तो सही। फिर ए का रिलेशन जी से निकालना है, तो ए से जाएंगे सी तक, प्रायोरिटी किसकी, छोटी भाभी की। और सी से जी पर आएंगे तो यहाँ पर दिख तो रहे हैं बड़े भैया, लेकिन मैंने क्या कहा, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो चेंज हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर मिलेंगे छोटे भैया। छोटी भाभी और छोटे भैया में प्रायोरिटी किसकी, छोटे भैया की। कंक्लूजन सही। डी का रिलेशन एच के साथ निकालना है। तो यहाँ पर मिल रहा है डी, यहाँ पर मिल रहा है एच, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, सी। तो डी से जाएंगे सी पर, छोटे भैया का चेंज होकर बनेगा बड़े भैया, और यहाँ पर ऑलरेडी बड़े भैया है। बड़े भैया और बड़े भैया, प्रायोरिटी किसकी, बड़े भैया की। तो यहाँ पर आपको बड़े भैया दिखाई दे रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, आइदर केस की। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपका वीकली टेस्ट भी होगा। इस संडे भी आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था 60 क्वेश्चंस का। तो हर एक टेस्ट में आप क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, अपना जो इम्प्रूवमेंट है उसका एनालिसिस करिए, वीक भर में जो कुछ आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करिए, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से आप अपडेट करते हुए चलिए। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आइदर केस की। तो आइदर केस क्या होता है, और एक क्वेश्चन मैंने बीच में कराया था जिसमें मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन पर वापस से हम लोग लौटेंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो आइदर केस क्या होता है, देखिए
जैसे ये है ए और ये है बी, और शुरू में हमने चर्चा करी थी किनकी, कि एज की। ना आप ए को जानते हो ना आप बी को जानते हो, ठीक है, ना तो आप ए को जानते हो ना तो आप बी को जानते हो। और यहीं पर आपको मैं सारा का सारा लॉजिक भी बताऊंगा कि ये बड़े भैया बड़ी भाभी, छोटे भैया छोटी भाभी का ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर बन रहा था वो क्यों बन रहा था, कैसे बन रहा था। कभी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कैसे आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने कहा हम बात करें इनके एज के बारे में, ना तो आप ए को जानते हैं ना तो आप बी को जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी से बड़ा है तो आप कहोगे हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, तो मैंने कहा चलो ए बी से बड़ा है मान लिए, आप कहोगे हो सकता है, ठीक। फिर मैंने कहा ए बी से छोटा है, तो आप कहोगे हमें नहीं पता, हो भी सकता है छोटा, नहीं भी हो सकता। फिर मैंने कहा नहीं दोनों बराबर है, तो आप कहोगे ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है। लेकिन बताओ क्या इन तीनों बातों के अलावा कोई बात हो सकती है? क्या इन तीनों बातों के अलावा कोई बात हो सकती है? ठीक। अब ए क्या होगा, या तो बी से बड़ा होगा, या तो बी के बराबर होगा, या तो बी से छोटा होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ठीक। और जब हमें रिलेशन ना पता हो, जब हमें रिलेशन ना पता हो, जैसे कि मैंने कहा अपोजिट फैमिली आ गई तो बवाल होना था, तो यहां से जान लीजिए ये बवाल होता है तो कैसे होता है। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, ठीक। अब मैंने कहा अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं बताओ ए इक्वल्स टू सी, तो आप कहोगे गलत, क्यों, क्योंकि अपोजिट फैमिली आ गई, बवाल होना तय। फिर मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन सी, तो आप कहोगे गलत, क्योंकि अपोजिट फैमिली आ गई तो बवाल होना तय। फिर मैंने आपसे कहा ए इज लेस देन सी, तो आप कहोगे गलत, बवाल होना तय। लेकिन भाई साहब ये बताइए क्या तीनों बातों के अलावा कुछ हो सकता है क्या? तीनों में से कुछ ना कुछ तो सही होगा ना। अब ये तीनों में से कुछ ना कुछ जो सही वाली स्थिति वो बनती कैसे उसको समझिए। मैंने कहा ये जो अब अपोजिट फैमिली आ जा रही तो बवाल जो हो रहा है, जो कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ट्रू, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने कहा इनको आप कुछ नंबर दे दीजिए। ए को अगर हम 10 दे दिए तो बताओ बी को 5 दे सकते हैं, और बी को अगर हम 5 दे दिए तो आप कहोगे सी का नंबर 6 भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, सी 5 से बड़ा होगा। सी का नंबर 10 भी हो सकता है, सी का नंबर 12 भी हो सकता है। अब यहां पर आप देखोगे ए और सी की जब हम बात करेंगे, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगर सी 6 हुआ तब तो ग्रेटर हुआ, अगर सी 10 हुआ तब तो ये बराबर हुआ, अगर सी 12 हुआ तब तो ये छोटा हुआ। यानी कि अपोजिट फैमिली अगर आ गई तो आपके पास 3 आउटकम्स बनते हैं, और इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर तीनों के तीनों साइन आ गए कंक्लूजन में, जैसे बोला गया a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, ए सी से बड़ा या बराबर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इंडिविजुअल क्या हो गया, गलत हो गया। फिर मैंने कहा ए सी से छोटा है, तो आप कहोगे इंडिविजुअल, ये भी गलत हो गया। लेकिन क्या दोनों बातें एक साथ गलत हो सकती है कि ए ना तो बड़ा हो ना बराबर हो ना छोटा हो, तो आप कहोगे नहीं। तो ऐसे केस में आपको यहां पर आंसर मार्क करना होगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 क्या है, सही है, क्योंकि इसके अलावा कोई कंडीशन चौथी नहीं हो सकती, ठीक है। अब समझिएगा एक और बात, तो क्या तीनों साइन आ गए तो हर बार आपका कंक्लूजन जो है वो आइदर केस ही बनेगा? इसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझा दे रहा हूं, आइदर केस भी समझ लीजिए। 2 साइन के साथ भी आइदर केस बन सकता था, जैसे ये तो हो गई बात 3 साइन की, ठीक। अगर यहां पर मैंने लिखा होता इक्वल्स टू सी, अब निष्कर्ष की अगर हम बात करते, हम कहते ए क्या है, एक बार बड़ा है सी से, फिर हम कहते ए क्या है, सी के बराबर है। तो जब आप कह रहे हो ए सी से बड़ा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल। यहाँ पर बड़े भैया तो है ही नहीं है, तो प्रायोरिटी तो होगी नहीं, तो आप कहोगे गलत। इंडिविजुअल इसको भी आप कहोगे गलत। लेकिन दोनों बातें एक साथ गलत नहीं होंगी, कैसे, मैं प्रूव कर दे रहा हूं। नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लिए 10, तो बताओ बी का नंबर क्या हो सकता है, तो आप कहोगे बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो बी आपका 10 भी हो सकता है और बी आपका 5 भी हो सकता है। उसी प्रकार से सी आपका अगर बी 10 हुआ तो सी भी 10, और अगर बी 5 हुआ तो सी भी 5। अब बताओ ए क्या होगा, ए सी से या तो बड़ा होगा, अगर सी 5 हुआ तो ए सी से बड़ा, अगर सी 10 हुआ तो ए सी के बराबर। लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि ए सी से छोटा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर 2 साइन आ गए, तो 2 साइन के साथ ये क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1
और 2 इज ट्रू। ठीक, अगर यहीं पर आपको निष्कर्ष इसी वाली कंडीशन पर अगर आपको निष्कर्ष इस प्रकार से दिया गया होता a इज ग्रेटर देन c और a इज लेस देन और इक्वल्स टू c, तो ये क्या हो जाता, ये भी गलत होता, ये भी गलत होता। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर तीनों बातें एक साथ गलत नहीं हो सकती। मैंने कहा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन a कभी भी c से छोटा नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो a c से बड़ा है, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, बराबर भी तो हो सकता है, और यहाँ पर बराबर वाली स्थिति है तो, लेकिन छोटे वाली भी स्थिति तो आ गई, यानी कि ये निश्चित रूप से कभी भी सी से छोटा नहीं होगा। इसलिए यहां पर आंसर आप क्या मार्क करोगे, यहां पर आप आंसर मार्क करोगे नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। ठीक, यहां पर आपका बनेगा नाइदर नॉर। ध्यान देना कि अगर दो साइन वाली कंडीशन बन रही है, वहां पर तीनों साइन दे दिया तो उसको आइदर और आप मार्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए सी से बड़ा हो ये निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन ए सी से कभी भी छोटा नहीं होगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। ए बराबर तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बनेगा आपका नाइदर नॉर। तो चलिए आइदर केस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की भी चर्चा कर लेते हैं। और जब कभी भी, अच्छा इसके पहले कि मैं क्वेश्चन की चर्चा करूं, आपको यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर भी कैसे सेट होता है इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ कि बड़े भैया की प्रायोरिटी जो बन रही थी वो कैसे बन रही थी, छोटे भैया की प्रायोरिटी कैसे बन रही थी। तो देखो कैसे बन रही थी, जैसे मैंने कहा a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन c। अब यहाँ पर अगर प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करूं a और c के बीच, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन c, यानी कि प्रायोरिटी पर आएंगे बड़े भैया। तो वो कैसे आ रहे थे, नंबर ले लो, a का नंबर 10, b का नंबर क्या हो सकता है 10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और C क्या होगा, निश्चित रूप से छोटा होगा। C क्या होगा, निश्चित रूप से। तो अगर यहाँ पर B 10 भी हुआ तो ये आपका 9.5 या 9.99 कुछ भी होगा, लेकिन 10 से कम होगा। और जैसे ही ये 10 से कम हुआ तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से A क्या होगा, C से बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर बन रहे थे किसके, बड़े भैया का। छोटे भैया का देख लो कैसे बनेगा, A इज लेस देन B इज लेस देन और इक्वल्स टू C। ए को संख्या दे दी हमने 10, तो बी की संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 10 से बड़ी होगी। तो हमने कहा 12, 15, 11 जो भी ले लो। और अगर ये 15 हुआ या ये 12 हुआ या अगर ये 10.5 भी हुआ तो ये भी क्या होगा, 10 से तो ज्यादा ही होगा सी। तो उस केस में आप देखोगे कि ये निश्चित रूप से क्या होगा, सी से छोटा होगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई शंका कोई दुविधा हो तो आप क्या करिए, इस प्रकार से संख्याओं को रख लीजिए, आसानी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न। तो आइदर केस देख लीजिए कैसे कैसे बनता है। अपोजिट फैमिली अगर आ गई तो आप क्या करेंगे, तीनों साइन दिए होंगे तब आप आइदर और पे जाएंगे। अपोजिट फैमिली नहीं है, एक ही फैमिली है, जैसे बड़े भैया के साथ में बड़ी भाभी आ गई, छोटे भैया के साथ में छोटी भाभी आ गई, बड़े भैया के साथ में नौकर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बड़े भैया के साथ अगर बड़ी भाभी की जब प्रायोरिटी ऑर्डर होगी तभी दो साइन के साथ, या बड़े छोटी भाभी की प्रायोरिटी ऑर्डर होगी तभी दो साइन के साथ आपका आइदर केस बनेगा। ठीक है, चलो ये अलग अलग तरीके से आइदर और बन सकता है इस स्टेटमेंट के लिए। जैसे संख्या दे रहा हूं, ए को 10 बी को 5। अब ये 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो इस केस में देखोगे तो ए सी से छोटा भी हो सकता है, ए सी के बराबर भी हो सकता है और ए सी से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए सी से बड़ा है तो निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते, और फिर छोटा या बराबर है तो इसको भी हम निश्चित रूप से गलत नहीं कह सकते कि दोनों बातें एक साथ गलत होंगी। ठीक है, दोनों बातें एक साथ गलत होंगी, हम नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो अगर ए सी से बड़ा हो गया तो छोटा या बराबर नहीं होगा, ए अगर सी से छोटा या बराबर हुआ तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा भाई। ठीक है, कुछ तो होगा ना। तो इसी तरीके से बाकी भी आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया हमें ग्रेटर देन, यहाँ पर मिल गया इक्वल्स टू। अब हमें चाहिए क्या, लेस देन। तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा, या तो ग्रेटर या तो लेस मिल गया, मतलब 3 साइन चाहिए थे, 3 कंडीशन चाहिए थी, तीसरी कंडीशन यहाँ से मिल गई। तो अगर ये वाला विकल्प गलत तो ये सही, ये वाला विकल्प गलत तो ये सही, इनमें से कुछ तो होगा भाई, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। फिर आप क्या कह रहे हो, या तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, छोटा तो ले ही रहे हो, छोटा इसमें से कॉमन हो गया, लेकिन या तो बराबर तो मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्लियर, और इसलिए आइदर और बनेगा।
तो आइदर और कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये मैंने बताया। अब प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए कुछ थ्योरीज होती है, तो मैंने कहा थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, आपने यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल देख लिया। थ्योरी क्या बोलते हैं, बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम, ठीक है। दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान। बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। से ए और सी की बात करें तो ए और सी ही होने चाहिए, ठीक। मैंने कहा ये बात भी मैं गलत प्रूफ कर दूंगा, इसलिए थ्योरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, थ्योरी रटिए मत, ठीक है। मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि आपके दोनों एलिमेंट समान नहीं तो भी आइदर और बनता है। फिर कहा जाता है बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स इंडिविजुअली, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर वेरियस कंडीशंस मैंने आपको बताई साइन के माध्यम से कि कैसे अलग अलग साइन के कॉम्बिनेशन में आइदर का केस बनता है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उनमें निश्चित रूप से आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो आइदर केस पर आधारित होगा, एक आध नाइदर होगा, एक आध बोथ फॉलो वाला होगा और एक आध एक या फिर 2 फॉलो वाला होगा, ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर निष्कर्ष की अगर हम बात करें, आई का रिलेशन हमें निकालना किसके साथ में, एन के साथ में। तो आई और एन के बीच में आपको क्या दिखाई दे गई, अपोजिट फैमिली, और अपोजिट फैमिली दिखाई दे गई तो मैंने क्या कहा, तीनों पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर तीनों पॉसिबल कंडीशंस हो सकती तो यहाँ पर बोला जा रहा आई एन से बड़ा है, तो आप कहोगे कह नहीं सकते, इसलिए ये वाला गलत। फिर बोला जा रहा आई एन से छोटा है, तो आप कहोगे कह नहीं सकते, इसलिए ये वाला गलत। लेकिन तीनों बातें एक साथ गलत हो जाए, मतलब ना तो छोटा हो, ना बराबर हो, ना बड़ा हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्यू का रिलेशन निकालना हमें एस के साथ, तो क्यू का रिलेशन आर के साथ और आर का रिलेशन एस के साथ। तो जा कैसे रहे, यहां पर भी गए लेफ्ट टू राइट, यहां पर भी गए लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां पर मिली बड़ी भाभी, यहां पर मिला नौकर, मैंने कहा बताओ प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आपने कहा बड़ी भाभी की। अब बोला जा रहा है क्यू एस के बराबर है, तो आप कहोगे नहीं, बड़ा भी हो सकता है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, या तो बड़ा या तो बराबर, ठीक। तो यहाँ पर क्यू एस के बराबर है तो हम कहेंगे हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है क्यू एस से बड़ा है तो हम कहेंगे हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं होगी, या तो क्यू क्या होगा, एस से बड़ा होगा, या तो क्यू क्या होगा, एस के बराबर होगा, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होगी। इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके पहले यहां पर देखिए, नॉट इक्वल्स टू का मतलब, नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक। अब यहां पर मिल गया आपको इक्वल्स टू का साइन और यहां पर मिल गया ग्रेटर देन और लेस देन। लेकिन ये जो तीनों कंडीशन हमें चाहिए होती है, ये कब चाहिए होती है, जब हम बात कर रहे होंगे अपोजिट फैमिली की। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या अपोजिट फैमिली हमें देखने को मिल रही है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, एम और आर की, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बड़े भैया, यहाँ पर बड़े भैया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर बड़े भैया की। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिला नॉट इक्वल्स टू, आप कहोगे प्रायोरिटी ऑर्डर नॉट इक्वल्स टू का होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो मैंने कहा जब कभी भी शंका हो, दुविधा हो, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आप क्या करिए, नंबर्स के फॉर्म में कुछ वैल्यू को पुट करिए। और देखिए यहाँ पर 3 आउटकम्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अगर एम की हम वैल्यू की बात करें तो एम को हम कितना वैल्यू दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। m की वैल्यू अगर 10 हो गई तो बताइए a क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 10 से ज्यादा भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, a की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है, लेकिन 10 नहीं होगा। 10 से कम कुछ भी ले लो, 10 से ज्यादा कुछ भी ले लो, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अब यहां पर जब हम बात करेंगे r की, तो a की वैल्यू अगर 5 हुई तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। ए की वैल्यू अगर 15 हुई तो आर की वैल्यू 13 हो सकती है, 12 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर आप देखोगे जब आप कंपेयर करोगे एम और आर को, तो यहां पर आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एम क्या होगा, आर से बड़ा होगा या आर से छोटा होगा या आर के बराबर होगा। जैसा कि इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है। ये क्या होगा, केवल 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा तो 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको m और r के बीच में 3 आउटकम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों कंडीशन बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर केवल और केवल इसका मतलब क्या हुआ कि m r से या तो बड़ा है या तो छोटा है। तो निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि m r के बराबर भी हो सकता है, इसलिए आपको तीनों साइन चाहिए थे। आंसर की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आइदर और बनेगा। दूसरा, थ्योरी पर जब आप लोग जाते हैं तो थ्योरी में क्या लिखाया जाता है आपको,
मैंने कहा बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम। यहां पर बिना एलिमेंट सेम लिए भी आइदर और बनाया जा सकता था। कैसे? यहां पर m की बजाय अगर मैं रख दूं किसको, s को, और मैं अगर अब आपसे पूछूं तो आप कहोगे, थ्योरी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आप आइदर और पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि एलिमेंट तो सेम है नहीं तो आइदर और कैसे बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे m की वैल्यू यहां पर जब मैंने 10 रखी तो बताओ s की वैल्यू भी तो 10 ही हुई। m को हम s के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इक्वल्स टू का साइन है तो जरूरी नहीं कि आपका एलिमेंट वही पुट किया जाए, दूसरा एलिमेंट भी रख देंगे तो उसके साथ भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल होगी। यहां पर आप देखोगे m का रिलेशन r के साथ, m इक्वल्स टू r, आप कहोगे निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर यहां पर बोला जा रहा है s इज नॉट इक्वल्स टू r, तो यहां पर इसका मतलब s या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। दोनों बातें यहां पर आ गई, यानी कि आपको चाहिए था s को m से रिप्लेस कर दिया या m को s से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू के फॉर्म में देखोगे तो अगेन आपको यहां पर आइदर और बनता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जामिनर अगर आपको कहीं से भी कंफ्यूज करना चाहेगा तो इस तरीके से आसानी से कर सकता है। तो बहुत ज्यादा थ्योरी को रटने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिकल वे में समझिए, ठीक है। दूसरा यहां पर देखते हैं s का रिलेशन हमें निकालना है a के साथ। तो ये रहा s और ये रहा a। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताओ यहां पर s और a के बीच में कितने आउटकम्स होंगे, तो गलती से भी मत बोल देना कि 3 आउटकम्स होंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा कि s को हम m के साथ में कर सकते हैं रिप्लेस, s को हम m के साथ में कर सकते हैं रिप्लेस, यानी कि यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो m की वैल्यू मैंने कहा 10, तो a की वैल्यू या तो 5 होगी या तो 15, यानी कि या तो 10 से कम होगी या तो 10 से ज्यादा। अब कंपेयर जब आप करोगे s के साथ, तो अगर m की वैल्यू 10 रखी तो s की वैल्यू भी तो 10 हुई, और यहाँ पर s के साथ आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, या तो a s से बड़ा होगा या तो a s से छोटा होगा। निष्कर्ष में एक बार कहा जा रहा है s a से बड़ा है तो आप कहोगे निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर यहाँ कहा जा रहा है s a से छोटा है तो आप कहोगे निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन इसके अलावा इनके बीच कोई तीसरा आउटकम नहीं होगा, कभी भी s a के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। लेकिन इसी के बजाय अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया होता s इज ग्रेटर देन a और दे दिया गया होता s इज लेस देन और इक्वल्स टू a, तो ध्यान दो ये आइदर और नहीं बनता, ये क्या हो जाता आपका, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। रीजन ये कि यहाँ पर a कभी भी s के बराबर नहीं होगा और यहाँ पर बराबर वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो जब पहले वाले निष्कर्ष पे आप जाते तो कहते कि कह नहीं सकते, इसलिए ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे वाले पे जाते तो लेस देन हो सकता है कह सकते, लेकिन इक्वल्स टू कभी भी होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्लियर? तो ये हो गई बात किसकी, आइदर केस की। तो आपको क्या करना है, आपको जहां से मन करे, जितना मन करे, जिस सोर्स से मन करे वहां से क्वेश्चन बनाइए, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करिए, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन पहली चीज तो बना पाएंगे। आपको आवश्यकता है तो स्पीड बूस्टअप पे काम करने की। स्पीड बूस्टअप के लिए मैंने बेस्ट जो तरीका बताया कि कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल है, उन मॉक्स को रेगुलर बेसिस पर दीजिए। इसके अलावा भी मार्केट में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हो, तो कभी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल एक ही सोर्स को फॉलो करें, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बस जरूरत है तो आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने की, निरंतर रूप से अभ्यास करने की। जहां पर जो भी डाउट आ रहा है, आपके पास डाउट कम्युनिटी का भी एक ऑप्शन है, साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, और साथ ही साथ आपके फिलर्स और डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बेहतर तरीके से उस टाइम तक में फीड हो जाए। क्लियर? तो अगेन आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे साथ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।